हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये टॉपिक आपके सामने है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का कुछ स्पेशल डिजीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। जैसे मैं बताऊँगा आपको एस्कैरियोसिस के बारे में, है ना। एस्कैरियोसिस के बारे में के बाद हम लोग कुछ बात कर लेंगे किसके बारे में भाई, तो कुछ और भी प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में बात कर लेंगे। इवन मैं स्किन डिजीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज। तो एटलीस्ट कम से कम ये दो टॉपिक तो हम लोग ज़रूर देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस देखो, अकॉर्डिंग टू नेम के हिसाब से अगर हम लोग पैथोजन देखते हैं तो इसका पैथोजन क्या हो जाएगा। इसका पैथोजन का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। देखिए यही इसका पैथोजन है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। ओके, तो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स जो है इसको हम लोग एक और चीज क्या बोलते हैं, एक्चुअली में ये राउंड वॉर्म है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमैटोहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है। नेमैटोहेलमिन्थिस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निमेटोडा। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एस्केहेलमिन्थिस भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको 11th क्लास में, है ना। 11th क्लास में जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, स्पेशली एनिमल्स का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आपने इसके बारे में सुना होगा। नेमैटोहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, नेमैटोडा, ये सारी चीज़ हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में मैं और एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नेमैटोहेलमिन्थिस जो होता है उसमें सबसे पहला ये जो है स्यूडोसिलोमेट, है ना। ये क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, स्यूडोसिलोमेट होता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। याद है ना आपको, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप उसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो आउट करता है, क्योंकि फीमेल जो होती है थोड़ी बड़ी साइज की होती है और मेल जो होता है थोड़ा छोटा होता है इसका। ओके, चलिए अब अगर हम लोग देखते हैं इसके पैथोजेनेसिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट है, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट हमारे किस बॉडी पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है, तो ये है स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इवन लंग्स को इन्फेक्ट करता है, आपके ट्रैकिया में भी इन्फेक्शन काउज करता है, कभी कभी ये लीवर में, स्प्लीन में, ये सब जोन में भी पहुंच सकता है। ओके, ब्लड में भी आएगा, ब्लड में, ये सब जगह मेन रूप से ये इन्फेक्शन काउज करता है। ये इसका मेन रूप से इन्फेक्टिंग पार्ट है, इन्फेक्टिंग बॉडी पार्ट्स है। ओके, अब हम लोग अगर बात करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन काउज करता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये सॉइल से ट्रांसमिशन होता है। इसका जो मेन ट्रांसमिशन होता है ना वो सॉइल से होता है, और सॉइल बॉर्न डिजीज भी माना जाता है जनरली इसको, क्योंकि जो प्लांट और अगर आप सॉइल से रिलेटेड कुछ वर्क करते हो और अगर प्रॉपर वे में आप अपना हाथ नहीं धोते हो या प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इसकी वजह से भी ये ट्रांसमिट करता है। ओके, तो ट्रांसमिशन का मेन मोड क्या है, फ्रॉम इन्फेक्टेड सॉइल में कर देता हूं, फ्रॉम इन्फेक्टेड सॉइल। ओके, और क्या, फ्रॉम वेजिटेबल्स
नॉट, मैं लिख देता हूँ नॉट प्रोपरली वॉश्ड। अगर वेजिटेबल प्रॉपरली वॉश नहीं है ना तब, ओके, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह से ट्रांसमिट करता है। और इम्प्रॉपर सैनिटेशन कर सकते हैं हम, इम्प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो ये सब क्या है, वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअली में इसका जो लार्वा कंसिस्टिंग एग होता है ना, उसी से ये ट्रांसमिट करता है हमारे बॉडी में। हम लोग इसका लाइफ साइकिल भी देख लेंगे। फिलहाल सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे अच्छा तरीका है आपको इसको कवर करने का, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप आराम से इसको नोटबुक में डाउन कर लो, मतलब लिख लोगे। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इसके किसके सिम्टम का, कि सिम्टम क्या है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, मेन रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट काउज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट काउज करेगा तो क्या कर सकता है भाई? तो स्टमक पेन काउज करेगा, इनडाइजेशन काउज करेगा ये। ओके, कभी कभी क्या करता है कि ये ब्लॉकेज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसका अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। तो लिख सकते हैं ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज काउज करता है। और क्या काउज करता है भाई? तो एनीमिया काउज करता है, एनीमिया काउज करता है। लंग्स में भी इन्फेक्शन काउज करता है, इन्फेक्शन इन लंग्स, कफ, नॉशिया, जनरली इस टाइप के इफेक्ट पैदा करता है ये आपकी बॉडी के अंदर। कोई भी पेशेंट अगर है तो उस पेशेंट में कुछ इस टाइप का इफेक्ट पैदा करेगा। ओके, आगे इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम लोगों ने सिम्टम पढ़ लिया। सिम्टम के बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर लेंगे लाइफ साइकिल का। देखो, लाइफ साइकिल क्या होता है भाई? तो लाइफ साइकिल जाने का मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसका ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से फ्रेश पर्सन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स सच एज सॉइल। मेन रूप से सॉइल से ही ट्रांसफर होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट, हमारे फीडिंग हैबिट की वजह से, या जैसा मैंने बताया इम्प्रॉपर स्टूल मैनेजमेंट वगैरह से भी ये ट्रांसमिशन होता है ना। तो लाइफ साइकिल को अगर हम लोग देखते हैं तो लाइफ साइकिल में देखिएगा आप, तो एक फीमेल एनाफिलिस जो होगी, फीमेल कह सकते हैं बॉडी, एक फीमेल बॉडी जो है इसका, सॉरी एनाफिलिस मैं बोल रहा हूँ, एक फीमेल बॉडी जो होगा स्कैरिस का, ये फीमेल बॉडी लगभग 1 to 2 मिलियन एग पैदा करती है। ओके, एक फर्टाइल एग होता है, ये क्या है? फर्टाइल एग है। ओके, एक फर्टाइल एग पैदा करती है और ये फर्टाइल एग ह्यूमन स्टूल के द्वारा सॉइल में आ जाता है ना। ट्रांसमिटेड टू सॉइल वाया ह्यूमन स्टूल। ह्यूमन स्टूल के द्वारा ये सॉइल में आ जाता है। ओके, अब ह्यूमन स्टूल के द्वारा जब ये सॉइल में आ गया तो सॉइल में इसका जनरली जुवेनाइल स्टेज शुरू हो जाता है। मतलब उस एग के अंदर, फर्टाइल एग के अंदर ये लार्वल स्टेज में इंटर करना शुरू कर जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाता है? जुवेनाइल स्टेज में आ जाता है उसी सॉइल के अंदर। ओके, और जुवेनाइल स्टेज में आने के बाद, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज के बाद फिर ये सेकंड जुवेनाइल स्टेज में, ये फर्स्ट है,
फिर ये क्या होता है, फिर से ये जुवेनाइल स्टेज में इंटर किया है और ये सेकेंड जुवेनाइल स्टेज है। मतलब एग विथ एम्ब्रियो है, जैसे ये एग है ना, तो इसके अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा, इस टाइप से ऐसे एम्ब्रियो है, एग के अंदर एम्ब्रियो है, कुछ इस स्टेज में ये आ चुका है और ये तैयार है नए इन्फेक्शन के लिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे ही ये जो इस स्टेज वाला जो एग है उसका वो ह्यूमन में आएगा, तो जैसे ही वो ह्यूमन में एंटर करेगा तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर, गट के अंदर जाकर के ये हैच कर जाता है। ओके, तो जुवेनाइल स्टेज, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज के बाद ये क्या हो जाएगा, ये गट में आ जाएगा, ह्यूमन गट में इंटर कर जाएगा। ओके, तो जब ह्यूमन गट में ये इंटर करेगा, इधर बिठा देता हूं आपको, अब देखिए ये ह्यूमन गट में आ गया और गट में आकर के फिर क्या होता है, एक स्टेज में डेवलप करता है, दैट इज अ लार्वल स्टेज, दैट इज कॉल्ड रैप्टिफॉर्म लार्वा। ये रैप्टिफॉर्म लार्वा में चेंज कर जाता है। अब ये काफी छोटा लार्वा है, बहुत ही छोटा लार्वल स्टेज है। ओके, अब इस रैप्टिफॉर्म लार्वल स्टेज के बाद ये सीधे ब्लड में आ जाएगा। कहाँ इंटर कर जाएगा, हमारे वेनस सिस्टम में, मतलब हमारे ब्लड में इंटर कर जाएगा। और ब्लड के बाद ये पहुंचेगा कहाँ भाई, तो ये आपके लीवर में चला जाएगा। लीवर से कहाँ चला जाएगा, तो आपके लंग्स में चला जाएगा। ओके, और लंग्स से फिर ये आपके फेरिंग्स के जोन में आ जाएगा, फेरिंग्स के जोन में आ जाएगा। और फेरिंग्स से बाई द मीन्स ऑफ गल्पिंग, मतलब आप जब स्वॉलोइंग करोगे ना, आपको कफिंग प्रॉब्लम होगा तो स्वॉलोइंग करोगे तो फिर से वापस गट में इंटर कर जाएगा। और फिर कहाँ इंटर कर जाएगा, इंटर कर जाएगा फिर से गट में। और गट में इंटर करने के बाद ये पहुंच जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जोन में और वहां तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, इसका बहुत ज्यादा बन जाता है और इसीलिए ये ब्लॉकेज काउज कर देता है। जब सीवियर इन्फेक्शन होता है ना इसका, तो ये ब्लॉकेज काउज करता है। और चूंकि ब्लड में आया है, ब्लड को भी हार्म करता है, इसीलिए एनीमिया काउज करता है। यहाँ से वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन काउज कर सकता है, कफिंग प्रॉब्लम काउज कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये नेजल सिस्टम से भी बाहर आ जाता है। मान लो वोमिटिंग वगैरह हुआ ना पेशेंट को, तो नेजल सिस्टम से बाहर आ गया, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। ओके, तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वही एग बनाएगा। यहाँ से फिर क्या करेगा, वो फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी है, वहां से फिर एग बनाएगा, एग जो है फिर स्टूल में आएगा, फिर वो बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से इसका एक साइकिल चलता रहता है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट साइकिल जो है एटमॉस्फेयर से ह्यूमन में, या फिर जो भी इसका होस्ट है, मेन रूप से ह्यूमन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो वो ट्रांसमिट करता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल का। कंट्रोल, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई, तो कंट्रोल करने के लिए क्या है, सबसे पहला बात तो क्या, प्रॉपर सैनिटेशन है ना, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, पहला बात तो ये होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके साथ, कि आपका जो मतलब सॉइल वगैरह में आप प्रॉपर वे में काम, पर्सनल हाइजीन बोल सकते हो आप इसको। पर्सनल हाइजीन ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल्स बिफोर कंजम्पशन
है ना। अगर आप रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हो तो कंजम्पशन से पहले उसको प्रॉपर वे में वॉश करो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगला बात क्या है, कंट्रोल में फिर कुछ मेडिसिन भी हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हम लोग देते हैं। जैसे चिनोपोडियम वाइल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चिनोपोडियम वाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स माना जाता है टू रिमूव आउट द लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज फ्रॉम द इंटेस्टिनल जोन। इंटेस्टिनल जोन से इसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अगला है पाइपेप्राज़ाइन। इस टाइप का ड्रग्स जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। पाइपेप्राज़ाइन का यूज़ किया जाता है जनरली इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए, वॉर्म्स ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस भी देख लेते हैं हम लोग। डायग्नोसिस के लिए बेसिकली स्टूल टेस्ट, है ना। स्टूल टेस्ट से ये उसके एग को डिटेक्ट किया जाता है कि स्टूल में अगर एग है इसका मतलब पेशेंट जो होगा वो इन्फेक्टेड होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया स्कैरियासिस के बारे में, स्कैरिस के बारे में। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइलेरियासिस। फाइलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा वही होने जा रहा है। या इसी को बोलते हैं हम लोग एलिफेंटेसिस। ओके, तो इसके लिए जो वॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो यदि एक हेलमेंथल डिजीज है, डिजीज काउज्ड बाय हेलमेंथिस, और वह हेलमेंथिस वही है निमेटोडा, निमेटोहेलमेंथिस ही है ये भी, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निमेटोडा। इसके पहले जो हम लोग पढ़े वो भी यही था। ओके, तो निमेटोहेलमेंथिस से बिलोंग करता है। और इसका नाम क्या है, पैथोजन को अगर हम लोग देखते हैं तो पैथोजन का नाम है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। एक और होता है उचरेरिया मेलाई, ठीक ना। ये दो अलग अलग स्पीसीज है, एक है बैनक्रॉफ्टी और एक है मेलाई। यही दोनों स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फाइलेरिया के लिए। हमारे बॉडी में एलिफेंटेसिस के लिए जनरली यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम लोग इसका वेक्टर देखें, वेक्टर भी है इसका, अगर हम लोग इसके वेक्टर को देखें तो वेक्टर आपको क्या मिलेगा, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, बेसिकली फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। यही वो वैरायटी है, यही वो स्पेसीज है, वैरायटी नहीं कर सकते, यही वो स्पेसीज है जिसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में। तो ये तो वेक्टर हो गया, या फिर कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। पैथोजन हमने जान लिया, पैथोजन किससे बिलोंग करता है, तो निमेटोहेलमेंथिस या निमेटोडा से बिलोंग करता है। कौन सी बॉडी पार्ट में इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स। तो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स को अगर आप देखिएगा तो इसमें आ जाएगा आपको लिम्फेटिक नोड्स, सबक्यूटेनियस रीजन, मतलब स्किन के जस्ट नीचे का रीजन, या लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, और इवन आपका ब्लड भी। देखिए यही सारे सिस्टम को मेन रूप से ये इन्फेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया इसका क्या, इन्फेक्टिंग बॉडी पार्ट्स। आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके क्या, सिम्टम का बात करेंगे।
सिम्टम्स। देखिए सिम्टम में क्या होता है, एक्चुअली में स्वेलिंग काउज हो जाता है, स्वेलिंग इन लिम्फेटिक नोड्स और स्वेलिंग इन सबक्यूटेनियस रीजन भी। ओके, और ये क्या करता है ना कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशली डैमेज करता है कनेक्टिव टिश्यू को, डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज स्पेशली मेसेंट्रीज को। मेसेंट्रीज स्पेशली जो होता है ना उसको ज्यादा इफेक्ट काउज करता है। ओके, बाकी क्या, फीवर काउज करेगा। और जो लोअर लिम्स होता है ना, लोअर लिम्स या फिर बहुत सारा बॉडी पार्ट जो होता है जहाँ पे लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे मेन स्वेलिंग काउज करता है। तो ओएडेमा कर देते हैं हम, ओएडेमा ओएडेमा इन लोअर लिम्स, स्कॉटल सैक, थाई, इवन ब्रेस्ट, है ना, ये सब जोन में ये क्या करता है, ओएडेमा काउज कर देता है। यही मेन इसका क्या है, सिम्टम है। अच्छा, अगर आप इसको टेस्ट कीजिएगा, डायग्नोसिस अगर आप देखोगे, डायग्नोसिस अगर आप देखोगे तो ब्लड में आपको क्या मिलेगा, माइक्रोफाइलेरियाई। इसका एक एक्चुअली में इन्फेंट्स को बोलते हैं। एक्चुअली में एक और मैं बात बता दूं आपको कि जो उचरेरिया है ना, ये उचरेरिया जो होता है ये विविपैरस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो वॉर्म है ना, इसका जो वॉर्म है वो होता है विविपैरस, मतलब ये एग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो विविपैरस है तो इसका जो यंग वंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइलेरियाई। देखो यही बोला जाता है, यही आपको डायग्नोसिस में मिलेगा ब्लड में, माइक्रोफाइलेरियाई अकर इन ब्लड। एक्चुअली में काफी छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है ये, तो आसानी से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये लिम्फेटिक नोड्स में पहुंच जाता है और वहाँ कुछ इन्फेक्शन काउज करता है। वहाँ पे वाटर वगैरह का या फिर और भी जो प्लाज्मा वगैरह होता है उसका डिपोजिशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो एरिया में स्वेलिंग आ जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ काम करता है ये। तो ये इसका क्या हो गया, सिम्पटम। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल का, हाउ वी कैन कंट्रोल फाइलेरिया। ओके, तो फाइलेरिया का कंट्रोल क्या होगा भाई, तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइलेरिया को आप प्राइमरी लेवल में कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब ये एडवांस स्टेज में चला जाता है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ओनली कंट्रोल एट प्राइमरी लेवल, है ना। प्राइमरी लेवल में आप आसानी से इसको कंट्रोल कर लीजिएगा, लेकिन जब ये अपने एडवांस स्टेज में चला जाएगा ना तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम शुरू कर देगा ये। ओके, तो और क्या किया जा सकता है भाई, तो सर्टेन ड्रग्स, स्पेशली फाइलेरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आते हैं। इवन जो लिम्फेटिक नोड में स्वेलिंग काउज हो जाता है तो इसके लिए सर्जरी भी किया जाता है, सर्जरी ट्रीटमेंट, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है लिम्फेटिक वेसल्स को, और लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लॉकेज करके ये क्या करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि डॉक्टर सर्जरी करके वो सारे मटेरियल्स को हटा देते हैं और डिफॉर्माइट्स, जो बॉडी का डिफॉर्माइट्स पार्ट है उसको सही कर लेते हैं, मतलब कहीं कुछ हद तक उसको इम्प्रूवमेंट दे देते हैं। ओके, तो सर्जरी ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो फाइलेरिया समझने के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ स्किन डिजीजेस का, है ना, जैसे डर्मेटाइटिस का। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
डर्मेटाइटिस। या इसी को बोलते हैं डर्मेटोफाइटिस। ओके, तो नाम से पता चल रहा है क्या है भाई, स्किन प्रॉब्लम। देखो जनरली स्किन प्रॉब्लम के लिए कुछ स्पेशल टाइप के फंगाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिस स्पेसीज का एक्चुअली में फंगाई का सब स्पेसिफिक जीनस का फंगाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो फंगाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे स्किन में डिसऑर्डर काउज करता है, स्किन में लीशन काउज करता है, स्किन में इरिटेशन काउज करता है, इचिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, स्कैल्प्स बनना शुरू हो जाता है, ये नेल हो गया आपका, जो ये हेयर वाला जो पार्ट्स होता है वहाँ पे, या जनरली क्या होता है मॉइस्ट रीजन को ये इन्फेक्ट करता है। मॉइस्ट बॉडी जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट हो और वार्म कंडीशन हो, वहाँ पे ये इन्फेक्शन काउज करता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है, बाई फंगल इन्फेक्शन, मेन रूप से फंगल इन्फेक्शन के द्वारा ये डेवलप करता है। तो वो कौन सा जीनस से बिलोंग करता है, जैसे ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, है ना। ट्राइको वो जो फंगाई से बिलोंग करता है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, या फिर एक और मैं लिख दूं इपिडर्मोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन। देखिए यही सब वो फंगाई है, एक्चुअली में ये जीनस है ये सारा, है ना। इसी फंगाई के स्पेसीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डर्मेटाइटिस के लिए या डर्मेटोफाइटिस के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या इसका सिम्टम इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या हो जाएगा भाई, तो लीशन इन स्किन, स्कैल्प डेवलप करता है, ड्राई एंड इचिंग प्रॉब्लम, है ना, ड्राई और इचिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। और कभी कभी तो आप देखिएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा एक चीज और, जनरली हम लोग इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म, है ना, इसको हम लोग रिंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम काउज करता है, ड्राई और इचिंग प्रॉब्लम शुरू कर देगा आपको, वो एरिया में छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के स्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक सिम्टम है इस पर्टिकुलर टाइप के डिसऑर्डर का। ओके, हम लोग अब देख लेते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल दिस थिंग्स, हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लें तब कंट्रोल देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, तो बाई इंफेक्टेड क्लॉथ्स, ओके, रेजर इन्फेक्टेड रेजर्स की वजह से भी ये डेवलप करता है। और कॉम्ब से भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। स्किन से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट, जो वेरियस आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं ना, बेसिकली उससे ट्रांसमिट करता है। ओके, पर्सनल हाइजीन, ओके, पर्सनल हाइजीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, क्योंकि पर्सनल हाइजीन वगैरह अगर आप प्रॉपर से साफ सफाई नहीं रखते हो अपने स्किन को, स्पेशली बरसात वगैरह के सीजन में, तो आपको ये इन्फेक्शन काउज हो सकता है, क्योंकि इसके स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में स्प्रेडेड होते हैं, कहीं इन्फेक्टेड पर्सन से इसका स्प्रेडिंग आ जाता है। ओके, तो ये सब अलग अलग क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल का।
तो कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहला तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर क्लीन रखना है, पर्सनल हाइजीन जिसको हम लोग कर सकते हैं, हमको ये करना पड़ेगा। और इन्फेक्टेड आर्टिकल से बचना चाहिए, पर्सनल अपना यूज करना चाहिए, है ना। नॉट यूज पब्लिक आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्किन डिसऑर्डर, है ना, स्किन प्रॉब्लम। जो स्किन प्रॉब्लम काउज कर सकते हो वैसे पब्लिक आर्टिकल से, मतलब किसी का कपड़ा नहीं पहन लेना, किसी का रुमाल नहीं यूज करना, जनरल कॉम्ब नहीं यूज करना, तो ये सब हम लोग को करना चाहिए जिससे आप इस टाइप के इन्फेक्शन से बचे हुए रह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डर्मेटोफाइटिस। ओके, तो इस तरह से मुझे आशा है कि ये सारा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली मैं बात करूंगा मलेरिया के बारे में, है ना। हम लोग मलेरिया पैरासाइट को पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से। हालांकि ये 11 में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको इस स्टैंडर्ड में भी मैं आपको बता दूँ, जिससे कि आगे आपका जो मेडिकल वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में जो क्वेश्चन आता है वो सारा इसी लेक्चर में आपका क्लियर कर दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो हो जाएगा वो होगा मलेरियल पैरासाइट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू।